कि आखिर क्या स्ट्रेटेजी है ईरान के पास कि जिसने लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है। और लोगों ने ये भी देखा कि भाई हमारा लीडर जो है वो अपनी जान दे देता है, दूसरे लीडर भाग जाते हैं, हमारा लीडर कि वहाँ पर ज़बरदस्ती हिजाब किया जाता। आप क्योंकि वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कॉलेजेस के अंदर क्या मामला है हिजाब का मामला, ये व्यूअर्स जानना चाहते हैं। इसके अंदर मैं ये भी आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि ईरान में बेदीनी नहीं है, लोग जो हैं हिजाब को नफरत करने वाले लोग मौजूद नहीं है। हर किस्म के लोग ईरान में मौजूद है। 9 करोड़ की आबादी है। तो अब ईरान की गवर्नमेंट का पब्लिक चॉइस से गवर्नमेंट बनी और वो गवर्नमेंट का लॉ है हिजाब करना है। आपको पसंद आता है नहीं पसंद आता, वो आपका चॉइस है। 5 कंट्रीज के मैं नाम लेता हूँ, आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा औरतों में एजुकेशन इसमें से कौन सी है? यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ईरान। ये 5 कंट्रीज में से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज वुमेन का एजुकेशन में कौन सी कंट्री में होगा? अब मैंने जितना भी मालूम किया ईरान सबसे आगे। हाँ, तो ईरान में जो है तो एक भी सुन्नी मस्जिद नहीं है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे कंफर्म करवाना चाह रहा, हकीकत क्या है? जहाँ जंग चल रही है ना ईरान में, होर्मुज, उस प्रोविंस का नाम है होर्मुजगान, के वहाँ मस्जिदें और कुरान जो है होर्मुज के अंदर, वो जहाँ पर मैं गया था बंदर अब्बास में, उन्होंने कहा था बंदर अब्बास और उसके अतराफ के गांव में 150 सुन्नी मस्जिद है। अट्ठाईस फरवरी को इजराइल और ईरान जंग जब शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि इजराइल का अपना एक प्रोपेगेंडा था, एक पूरा मीडिया था जो इजराइल और अमेरिका को फेवर कर रहा था। यही कुछ हाल भारत का भी था। भारत का मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा जो है तो इजराइल और अमेरिका की तरफ उनका झुकाव नज़र आ रहा था। इस पूरी कश्मकश में जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग थे, भारतीय थे और ख़ास तौर से मुसलमान, तो मुसलमानों को ईरान की असल हकीकत जानने की बड़ी जुस्तजू थी। इस दौरान भले बहुत पहले से एक साहब एक्टिव थे अपनी फील्ड में, लेकिन इस दौरान ज़मीर अब्बास जाफ़री साहब इंस्टाग्राम पर बड़ी तेज़ी से नमूदार हुए, बड़ी तेज़ी से वायरल होने लगे। उसकी वजह ये रही कि ज़मीर अब्बास जाफ़री साहब ने उर्दू और हिंदी को इस्तेमाल करते हुए ईरान की ज़मीनी सूरत हाल से पूरे आम भारतीयों को वाकिफ़ करवाने का एक अहम कारनामा अंजाम दिया। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दफ्तर एशिया एक्सप्रेस पर तशरीफ़ लाए हैं। आज इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे मोहतरम से कि क्या है आज के हालात ईरान के। हज़रत आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जितने लाखों देखने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप इंडियन हैं या आप ईरानियन हैं, और आपकी थोड़ा सा पर्सनल तारुफ दीजिए प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इंडिया से हूँ, बॉम्बे से। मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन बॉम्बे से बीकॉम किया था, फिर उसके बाद लंदन गया। माशाल्लाह। फिर लंदन में मैंने थोड़ा एजुकेशन हासिल किया, फिर मेरा बिज़नेस था। फिर उसके बाद तकरीबन 13 साल से ज़्यादा मैं ईरान में हूँ, वहाँ पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। माशाल्लाह। स्पेशली मीडिया एंड इस्लामिक स्टडीज़ जो है मेरा कोर सब्जेक्ट है जी। और इन्हीं चीज़ों में मैं पढ़ाता हूँ। और जंग के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने तौफ़ीक दी कि हक़ के लिए जो कुरान मजीद का पैगाम है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, के खुदा ने कुरान में कहा है कि हक़ मुसलमानों से या इंसानों से अल्लाह ने कहा है कि हक़ को बातिल का लिबास ना पहनाओ या बातिल से हक़ को ना छुपाओ जबकि तुम जानते हो कि हक़ क्या है। तो उसी मूवमेंट को जो कुरान का के कहता है कि हक़ को लोगों के सामने पेश करो, वही कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में जो जज्बा था हक़ को जानने का, अल्हम्दुलिल्लाह 220 मिलियन व्यूज़ थी मेरी 2 महीने में, और 60 दिन में मैंने 610 वीडियो बनाए, और अकेले खुद ही वीडियो रिकॉर्ड भी करता था, रिसर्च भी करता था, एडिट भी करता था, सब कुछ मैं खुद ही करता। जी। तो 13 साल ईरान में आप रहे हैं, और चूँकि आपका एक ताल्लुक़ भी बड़ा गहरा है ईरान से, आम तौर से मुसलमान ये जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के कि जंग ज़दा सूरत हाल में जब अमेरिका ने ये ऐलान किया कि हम फ़लाने पुल को उड़ाने वाले हैं, तो आम तौर से लोग जो है तो वहाँ से भागते हैं। लेकिन हमने ईरानी कौम के अंदर ये जज्बा देखा कि जब जिस पुल के ऊपर बमबारी होने वाली थी वहाँ पर पहले से ह्यूमन चेन बनाकर लोग मौजूद थे। तो जैसे मेरे ब्रदर मुश्तबा मुनीब ने आपसे सवाल किया कि आखिर क्या स्ट्रेटजी है ईरान के पास कि जिसने लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है। आज हमारे पास अपने अपने घरों में हम ख्याल लोग नहीं रहते हैं, किसी एक इशू के ऊपर हमारा एक जैसा ख्याल नहीं होता है। ईरान के पास आखिर क्या स्ट्रेटजी रही
कि उस एक ख्याल के ऊपर पूरा ईरान करोड़ों लोग जो है तो उससे जुड़े रहे। जी, देखिए ईरान का थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो जी। 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि ईरान में 1979 में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। जी वहाँ पर एक बादशाहत थी, उसको उठा के फेंका था और एक इस्लामिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था। तो वो क्रांति, इनकलाब वाला जज्बा ईरान की आवाम के एक बड़े परसेंटेज लोगों के अंदर मौजूद था। और फिर उसके बाद इस्लामिक गवर्नमेंट जब आई 1979 में, तो पहले 10 साल अमेरिका ने सद्दाम के थ्रू जंग करवाई। फिर उसके बाद जब ईरान ने रिकन्स्ट्रक्ट किया, अपने आप को बिल्ड किया, तो ईरान ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब पूरे ईरान के अंदर फैलाई। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी लोगों ने देखी। और लोगों ने ये भी देखा कि भाई हमारा लीडर जो है वो अपनी जान दे देता है, दूसरे लीडर भाग जाते हैं, हमारा लीडर। तो ये कलेक्टिव आपको एक बैकग्राउंड ईरान की, बहुत शॉर्ट में एक बैकग्राउंड है जहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन की इब्तिदा है। लोगों के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजी ईरान के अंदर मौजूद रही। फिर आयतुल्लाह खामेनाई ने उसको बिल्ड किया, तरबियत की लोगों की। कंटिन्यूस 30 साल तक वो तकरीरें करते रहे, अलग अलग शहरों में, यूनिवर्सिटी में, जवानों के दरमियान। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अलग हैं, यूथ में अलग हैं, बच्चों में अलग हैं। मिसाल के तौर पर 1979 से पहले ईरान में कारी शायद 5000 भी नहीं थे। लेकिन इस वक्त जो है वहाँ पर कारियों की तादाद, अगर मेरे जहन में इस वक्त सही फिगर है तो 3 मिलियन से ज़्यादा है। तो ईरान में क़राअत पे, यानी हर फील्ड में उन लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया, चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुरान हो, चाहे इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे कुरान फहमी हो। तो ईरान ने एक पीरियड 30 ईयर्स उनको लगे पूरी कौम की तरबियत करने के लिए। और उसके अंदर जो, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दुश्मन से लड़ने वाला वो मुहर्रम और करबला है। यानी मुहर्रम और करबला जो है वो आपको इमाम हुसैन को रोल मॉडल बना देता है। कहता है कि अगर दीन को और इस्लाम को ज़रूरत पड़ी तो इमाम हुसैन अगर अपना गला दे सकते हैं तो मेरा गला तो इमाम हुसैन से ज़्यादा कीमती नहीं है ना। अगर हुसैन अपना गला दे सकते हैं तो मैं अपना गला क्यों नहीं दे सकता? अगर हुसैन अपने जवान अली अकबर को दे सकते हैं तो मैं अपने जवान को क्यों नहीं दे सकता? अगर हुसैन अली असगर को दे सकते हैं तो मैं अपने अली असगर को क्यों नहीं दे सकता? अगर ज़ैनब कुबरा जो है बाज़ारों में जा सकती हैं और वो कैदी बन सकती हैं, तो क्यों हमारी माएँ बहनें क्यों जालिमों के मुकाबले पे नहीं आ सकती हैं? तो ये करबला को अगर आप रोल मॉडल बनाते हैं तो आपके लिए एक ऐसा हायर बेंचमार्क सेट हो जाता है कि आप जो भी कुर्बानी दे दें तो आपको लगेगा करबला के सामने कुर्बानी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तमाम एक तरबियती निज़ाम है। इस तरबियती निज़ाम के अंदर करबला का एक सेंट्रल रोल है, लेकिन बहुत सारे कल्चरल वर्क हैं। इसके अंदर मैं ये भी आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि ईरान में बेदीनी नहीं है, लोग जो हैं हिजाब को नफ़रत करने वाले लोग मौजूद नहीं है। हर किस्म के लोग ईरान में मौजूद है। 9 करोड़ की आबादी है। अगर आप बोले मसलन 10 लाख लोग भी ऐसे हैं तो बहुत होते हैं 10 लाख लोग। अगर 10 लाख लोग भी वीडियो बनाते तो आपको लगेगा कि पूरा ईरान ऐसा है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ईरान में लेकिन दोनों टाइप के लोग मौजूद हैं। और ईरान में लेकिन गलबा उनका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दीनदार हैं, जो वैल्यू सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। बीच में एक मूवमेंट उठा था हिजाब को लेकर ईरान में, महसा अमीनी। हाँ, तो वो क्या मामला था? और क्या वाकई वहाँ पर हिजाब के मामले में, वैसा मैं चूँकि ईरान जा चुका हूँ मुझे नहीं लगता, लेकिन एक मगरबी मीडिया का जो एक हवा खड़ा किया हुआ था कि वहाँ पर ज़बरदस्ती हिजाब किया जाता। आप चूँकि वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कॉलेजेस के अंदर क्या मामला है हिजाब का मामला, ये व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए, हिजाब जो है वो इस्लामिक, क्योंकि इस्लामिक गवर्नमेंट है जी, और इस्लामिक गवर्नमेंट में जब इस्लामिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो इन्हें मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आपके व्यूअर के लिए, हमारी आइडियोलॉजी में इस्लामिक गवर्नमेंट तब तक नहीं बन सकती है जब तक मेजॉरिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। यानी मशरूइयत मकबूलियत के बाद आती है, यानी लीगैलिटी आपकी एक्सेप्टेंस, मेजॉरिटी के एक्सेप्टेंस के बाद आती है। मिसाल के तालिबान ने हुकूमत बनाई तो वो गन लेके आ गए और फिर उन्होंने हुकूमत बना दी। इमाम खुमैनी ने ये नहीं किया। इमाम खुमैनी जैसी ईरान में रेवोल्यूशन 1979 में कामयाब हुआ तो लोगों को कहा कि आपके पास चॉइस है, या इस्लामिक गवर्नमेंट येस या नो वोट करो,
अच्छा। तो 98% लोगों ने वोट किया कि हमें रेफरेंडम किया कि हमें इस्लामिक गवर्नमेंट चाहिए। माशाल्लाह, हाँ। तो ईरान में फिर इस्लामिक गवर्नमेंट बनी। तो अब ईरान की गवर्नमेंट का पब्लिक चॉइस से गवर्नमेंट बनी, और वो गवर्नमेंट का लॉ है हिजाब करना है। आपको पसंद आता है नहीं पसंद आता, वो आपका चॉइस है, चॉइस है। लेकिन वो गवर्नमेंट का लॉ है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि मैंने अभी एक जगह दूसरी जगह भी कहा था कि महसा अमीनी मर गई, ठीक है ना, अच्छा नहीं हुआ, कोई भी एक जवान मरेगा हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बड़ा दर्द हुआ, और इतना दर्द हुआ कि आपने पूरे ईरान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब सोचें, लॉजिकली सोचें, उसी ईरान में अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाया है उस वजह से 20,000 औरतें इसलिए मर गई क्योंकि उनके पास दवा नहीं थी। तो एक औरत का मरना आपके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है, 20,000 औरतों का मरना आपके लिए काबिले बर्दाश्त है। तो कोई भी लॉजिकल माइंड होगा वो कहेगा नहीं, इसके पीछे कोई प्रोपोगेंडा है, ठीक है। और अब हमारे लिए क्लियर हो गया, क्योंकि जैसी वक्त गुजरा तो पहले अमेरिका ने इसको एक इश्यू बनाया, और वो इश्यू क्योंकि इमोशनल है, औरतों से रिलेटेड है, औरतों के राइट से रिलेटेड है, तो दुनिया भर की औरतें जो बेवकूफ़ हैं अपने इंडिया में भी ये बाल काटने लगे। भाई तुम बाल, गाजा में 40,000 और 30,000 औरतें मर गई, तुमने बाल नहीं काटा। यानी तुम्हें एक औरत के मरने पे इतना अफसोस है, 30,000 औरतें मरने पे तुम्हारे को अफसोस नहीं होता। तो हमारे लिए ये क्लियर है कि प्रोपोगेंडा है। दूसरी चीज़, मैंने एक सवाल किया था उनसे कि मैं अगर आपके व्यूअर से एक सवाल करूंगा और मैं कहूंगा कि आप व्यूअर्स जो हैं ये सवाल का जवाब दें कि 5 कंट्रीज़ के मैं नाम लेता हूं, आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा औरतों में एजुकेशन इसमें से कौन सी है। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ईरान। ये 5 कंट्रीज़ में से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वुमेन का एजुकेशन में कौन सी कंट्री में होगा? मैंने जितना भी मालूम किया ईरान सबसे आगे। हाँ, तो अगर आप कहते हैं कि ईरान में औरतें पीछे हैं, कैसा पॉसिबल है? ठीक है ना, तो लिबास उतार देना मॉडर्निज्म नहीं है। अगर लिबास उतार देना मॉडर्निज्म है तो सबसे ज्यादा मॉडर्न तो जंगल में जानवर है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये तो थोड़ा पहनते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनते है ना। तो अगर मॉडर्निज्म यानी लिबास उतार देना है तो हम ये नहीं मानते, हम मानते औरत आज़ाद होनी चाहिए। कैसे आज़ाद? वो जो चाहे पढ़े, वो जो चाहे करियर चूज करे। ईरान में इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट फीमेल है, ईरान में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फीमेल है, ईरान की यूनिवर्सिटी में 34% प्रोफेसर्स फीमेल्स हैं, ईरान के इंजीनियरिंग और मेडिसिन में 60% ज़्यादा फीमेल है। वहाँ पर मर्दों को कोटा है, यानी अच्छा मर्दों को रिजर्वेशन, मर्दों के लिए रिजर्वेशन है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि इनफ मर्द नहीं आते। तो अगर मैं तो एक चैनल पे मैं कह रहा था कि मैंने ये कहा कि अगर ये मुल्ला गवर्नमेंट जो बोलते हैं आप, मुल्ला रेजीम, अगर ये औरतों को इतने हुकूक देती है तो मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया में मुल्ला रेजीम हो जाए कि भाई। अच्छा, आयतुल्ला खामेनेई जब वली फ़क़ीह बने, ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तब ईरान में 28 या 32% लड़कियाँ सिर्फ पढ़ी लिखी थी बिटवीन 16 एंड 24 ईयर्स में। आज 98% है, माशाल्लाह। तो आप मुझे बताइए, अभी वो चैनल वाले ने मुझसे पूछा कि वो, लेकिन तेहरान में जो है पहले शाह के टाइम पे औरतें बहुत पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न थी। मैंने कहा डेटा पढ़ो भाई, 30% से कम लड़कियां पढ़ी लिखी थी लेकिन नंगी थी। तो क्योंकि तेहरान में लड़कियों ने लिबास नहीं पहना था। तो आपके यहाँ मेयार प्रोग्रेस का क्या है कि लिबास जो जितना उतर जाए वो मॉडर्न हो गई, वो मॉडर्न हो गई। हम लोग इस कुल्लन क्राइटेरिया को रिजेक्ट करते हैं। ईरान में वेस्ट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं सॉफ्ट वॉर। अमेरिका में रॉबर्ट नाई है, 1989-90s में उसने एक कॉन्सेप्ट को दिया था दुनिया में जिसे कहते हैं सॉफ्ट वॉर। सॉफ्ट वॉर क्या होता है? वो उसका खुद का डेफिनेशन ये है कि किसी कंट्री को मीडिया के थ्रू या सैंक्शंस के थ्रू या सॉफ्ट पावर के थ्रू इतना मजबूर कर दो कि वो काम करे जो वो नहीं चाहता और आप चाहते हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट वॉर। और वो सॉफ्ट वॉर इन लोग करते हैं। इन लोगों ने कई कंट्रीज जो हैं उसके अंदर, किसी कंट्री में पिंक रेवोल्यूशन, किसी में ग्रीन रेवोल्यूशन, किसी में ऑरेंज रेवोल्यूशन, आपने ये देखा किसी में रोज रेवोल्यूशन। ये सब रेवोल्यूशंस इन लोगों ने 20 साल के अंदर किए। और वही चीज़ उन लोग ईरान के अंदर करना चाह रहे थे महसा अमीनी के केस में। वो कैसे फेल हुआ
आयतुल्लाह खामेनी की एक स्पीच से। आयतुल्लाह खामेनी एक जुमा पढ़ाने आए और जुमा पढ़ा के उन्होंने एक स्पीच दी। फिर उसके बाद इनके सपोर्टर्स 20,000 बचे और आयतुल्लाह खामेनी के सपोर्टर जो मैदान में आए वो 1 करोड़ से ज़्यादा थे। सही। तो पब्लिक का आप प्रेजेंटेशन किसके पास ज़्यादा था समझ में आया तो। वो समझ में आता है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया क्या दिखाएगा, वो 20,000 को दिखाएगा जी, और ये 2 करोड़ को बताया। ये टोटली डिनाई कर देता है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा की दुनिया है। अमेरिका ईरान का दुश्मन है, अमेरिका से जो न्यूज़ आती है वो प्रोपोगेंडा से आती है। तो आपको उस लेंस से देखना तो पड़ेगा। प्रोपेगेंडा की अगर बात करें तो ऐसी एक न्यूज़ इंडिया और पाकिस्तान में चलती है, ख़ासतौर से सुन्नियों के हलक़े में, कि पाकिस्तान और ईरान में जो है तो एक भी सुन्नी मस्जिद नहीं है। तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए आपसे कंफर्म करवाना चाह रहा, हकीकत क्या है? देखिए, मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे डाला है वीडियो, जहाँ जंग चल रही है ना ईरान में, होर्मुज, उस प्रोविंस का नाम है होर्मुजगान। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर बंदर अब्बास आता है, होर्मुज आता है, किश्म आइलैंड आता है। उसके अंदर बहुत सारे ये एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा बमबारी हो रही है जी। वहाँ पर 65% सुन्नी है। अच्छा। मैं एक शहीद के घर पे गया, मीनाब का बच्चा था। तो मीनाब उस जब मैं घर पे गया, वीडियो मैंने शेयर किया हूँ, उस घर पे मैं गया तो उसकी माँ शिया थी, बाप सुन्नी था। अच्छा। होर्मुज में और किश्म आइलैंड में कॉमन है शिया सुन्नी शादी होना। यानी मस्जिदों का क्या मामला है? मस्जिदें, वहाँ पर मैंने वीडियो शेयर किया हूँ कि वहाँ मस्जिदें और कुरान जो है होर्मुज के अंदर, वो जहाँ पर मैं गया था बंदर अब्बास में, उन्होंने कहा था बंदर अब्बास और उसके अतराफ के गांव में 150 सुन्नी मस्जिद है। 150। और उसके अंदर इमाम जुमा भी हैं, कुरान की क़िरात भी होती है। वो कह रहे हमारे मदरसे में सुन्नी शिया बच्चे पढ़ने आते हैं। देखिए, तो वो सुन्नी आलिम दीन थे, उनसे मैंने इंटरव्यू भी लिया और वो इंटरव्यू भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर किया हूँ। तो ये वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है कि जब ईरान में इनकलाब आया तो वो इनकलाब क्योंकि इस्लामिक था और उस इनकलाब को रोकना था, तो उन लोगों ने इसको शिया नाम दिया, फिर सुन्नी नाम दिया, फिर शिया सुन्नी आपस में इख्तिलाफ किया। मैं यहीं पर आपके व्यूअर्स के लिए एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखें, हमास सुन्नी है, अभी पता नहीं आपके चैनल पे नाम लेना जो है हाँ, तो हाँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल है तो शायद चल जाए, नहीं तो मैं नाम नहीं लेता हूँ। मजलिस में भी नाम लेता हूँ तो बेचारे लोग के चैनल उड़ जाते हैं। तो लेबनान में जो लोग लड़ रहे हैं वो शिया हैं, गाज़ा में जो लड़ रहे हैं सुन्नी है, यमन में जो लड़ रहे हैं हुसी सुन्नी है। उन लोग का मकतब जो है, फिक्र जो उन लोगों की है वो हनफी है। अच्छा। और वो चारों खलीफा को मानते हैं। उनको ज़ैदी शिया कहा जाता है क्योंकि आइडियोलॉजी उनकी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मकतब और फिक के हिसाब से वो सुन्नी है। ठीक है। तो यहाँ पर शिया सुन्नी की बात नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस की बात है। यानी आइडियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अजरबैजान में 90% सुन्नी है, शिया है। अच्छा, 95% शिया है अजरबैजान में। लेकिन हम अजरबैजान पे लानत भेजते हैं क्योंकि वो इजराइल का साथ देता है। तो हमें शिया सुन्नी से कोई लेना देना नहीं है। तो ईरान के अंदर जो है स्पेशली होर्मुज, जो होर्मुज का एरिया है, मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी गया था। वहाँ पर भी मैंने जाके वो एरिया मेजॉरिटी सुन्नी है। तो इत्तेफाक की बात है कि ईरान के जितने बॉर्डर्स हैं सिवाय इराक के बॉर्डर को छोड़ के वहाँ अक्सरियत सुन्नी है तमाम बॉर्डर्स पे। लेकिन वो बॉर्डर्स वाले लड़ रहे हैं। अगर ईरान में उनको मुश्किल होती तो ईरान का साथ नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके व्यूवर्स से कहूँगा कि वो आएँ ईरान, एक बार आके देखें, बैठें, मस्जिदों में जाएं, इमाम बारगाहों में जाएं, आपस में जो दीवारें हम लोगों ने बना दी, इन दीवारों को तोड़ें ताकि हम लोग, जैसे मैं भी आपके यहाँ औरंगाबाद में भी आया तो मैंने देखा, मैंने माशाल्लाह आपकी विजिट हुई एक मदरसे पर, मस्जिद में, सुन्नी मस्जिद में आप गए और बड़े मोहब्बतों से जो है तो आपका इस्तकबाल वहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी सुन्नी इमाम के पीछे। तो यानी ये हम लोगों को इतना वुसअते कल्ब होनी चाहिए। और जो ये रहबर मुअज़्ज़म का पैगाम है, 40 साल से रहबर बोल रहे, अभी नहीं बोल रहे, 40 साल से रहबर बोल रहे कि भाई हम लोगों को, मुसलमानों को एक होना चाहिए, गैरों को दूर करो। कुरान में क्या, रोहमा बैनहुम व शिद्दा अलल कुफ्फार, आपस में मुसलमान रहमत से रहें और जालिमों से लड़ाई करें। हम लोग क्या करते, आपस में लड़ाई करते, जालिमों के आगे हाथ जोड़ते। टोटली कुरान की आयत के हम लोग ऑपोजिट भी बस। अब ईरान माशाल्लाह बहुत अच्छे से टफ दिया और अमेरिका को दे रहा है और अल्लाह उसकी और मदद करे, हमारी दुआ है। एक्स प्रेसिडेंट अहमदी नजाद साहब के ताल्लुक से खबर आई थी कि वो ईरान में रहते हुए कहीं ना कहीं इजराइल की मदद कर रहे हैं। एक तो ये सवाल,
दूसरा ये सवाल कि अंदर ही ईरान को कमज़ोर करने के लिए इजराइल ने कई सारे जासूसों को छोड़ रखा है। पहली बात तो यह है कि अहमदीनेजाद साहब के ताल्लुक से खबर सही है, ईरानी मीडिया क्या कहता है, हुकूमत क्या कहती है, और वो जो जासूसों का मामला है ईरान में छोड़ने का, वो कहाँ तक सही है? देखिए, अहमदीनेजाद साहब के बारे में मैं क्लेरिफाई कर दूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि पहली तो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो फ़ौरन क्या करो, फतबय्यनु, फ़ौरन आप रिसर्च करो, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्लियर है कि जो खबर दे रहा है वो फासिक है ना। वो आपके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक ही औरत है जो हर न्यूज़ ईरान के अगेंस्ट वही छापती है, और इतने बेवकूफ़ हैं कि देखते भी नहीं है कि यही औरत है। अच्छा, कुरान क्या कहता है, रिसर्च करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बस आपको कोई खबर मिली तो और आप चिल्लाने लगो, द नेशन वांट्स टू नो, आप उसी को मुजरिम बना दो। ये नहीं, इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम लॉजिक और रैशनैलिटी का नाम है। तो कुरान कहता है रिसर्च करो। तो ये खबर आई, ठीक है, फ़ौरन उसके बाद अहमदीनेजाद साहब की जो ऑफिस है उसने रिजेक्ट किया। अगले दिन वो पब्लिक में आए, आयतुल्लाह खामिनाई का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, तो कोई ऐसा ईरान के अंदर उसका रिएक्शन नहीं था। दूसरी चीज़, क्या मुमकिन है, अभी खाली मुमकिनात की बात करें तो हाँ मुमकिन है। मुमकिन है कि मैं, खुदा ना करे, मैं, आप, कोई भी फिसल सकता है। किसी को भी खौफ दिला दो, किसी को भी दुनिया की मोहब्बत, मकाम, लालच, ये सब चीज़ें इंसान है। यानी हम तारीख़ में देख रहे हैं कि जो इमाम हुसैन का कत्ल करने आया था वो 8 साल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर में लड़ रहा था, लेकिन हुब्बे दुनिया की वजह से पलट गया। तो दुनिया के अंदर हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इस्लाम एक चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपको कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाए और शक की बुनियाद पर आप उसकी इज्जत नफ्स के साथ खेलो। बिल्कुल सही। यानी अल्लाह ने लक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान को करामत के साथ पैदा किया है और उसको ऑनरेबल बनाया है। इंसान अगर खुद भी चाहे ना कि अपनी बेइज्जती करूं, अल्लाह इजाज़त नहीं देता। तो आपको किसी की इज्जत में, हरीम में एंटर होने की किसी को इख्तियार नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के डिसीजन मेकर्स हैं, उन लोग जो हैं वो करेंगे, यानी उन लोग रिसर्च करेंगे। अगर हाँ, अगर साबित होती है कोई चीज़, तो चाहे जो भी हो, ईरान के अंदर कई मिनिस्टर्स हैं जिनको सज़ा हुई है पास्ट में, तो अगर कोई मिलेगा तो उसको सज़ा। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, मसलन जो जनरल कानी पब्लिक के अंदर, जनरल कानी के लिए जो ईरान के कासिम सुलेमानी साहब के बाद में जो हेड हैं कुद्स फोर्स के, उनके बारे में कई बार आया कि वो मोसाद के एजेंट है, बार बार कैसे बच जाते हैं, फलां 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 फलां। तो यहाँ पर भी वही है कि हम लोग इस्लाम को समझें, शक की बुनियाद पर और अफवाहों की बुनियाद पर फैसला ना करें। ये पहली चीज़। तीसरी चीज़, मोसाद जो है वो अपना एक ऐसा हवा बनाना चाहता है कि हम लोग इतने पावरफुल हैं कि हमसे कोई भी, और हर जगह हमारे एजेंट हैं, फलां हैं, ये वो। मैं आपके अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि ये मेरा फ़ोन है, ठीक है ना। अगर ये फ़ोन मैं बंद भी करूँ ना, ऑफ भी कर दूँ, तो भी ये फ़ोन वो ऑन करके टेस्ट कर सकते, चेक कर सकते मैं कहाँ हूँ। अच्छा, वो मेरा कैमरा ऑन कर सकते हैं बगैर मेरी। जब आप फ़ोन लेते हो तो आपसे सब परमिशन ले लेते हैं ये वाली, वो लोग ओके ओके हम लोग अग्री कर करके आगे चले जाते हैं, है ना। तो ये है कि आज की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का वॉरफेयर है। तो अगर उनके पास डेटा है, मोबाइल डेटा है, उन लोगों के पास तमाम दुनिया के डेटा मौजूद है, तो उन डेटा के ज़रिए से उन्हें कोई ऐसा फिज़िकल स्पाई की ज़रूरत भी नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपके मुकाबले में कौन है, गूगल, आपके मुकाबले में कौन है, फेसबुक है, मेटा है, आपके मुकाबले में दुनिया की जितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मुझसे वो एक एंकर पूछ रही थी कि आपने ऐलान किया है कि दुबई में आप इस डेल को मार देंगे और IBM को मार देंगे और गूगल को मार देंगे, ये लोग टारगेट करेंगे, कैसे आप मारेंगे उन लोग को। इन लोग ने क्या किया, मैंने कहा जो पहले दिन 1000 लोकेशंस पर ईरान पे हमला हुआ ना, वो IT कंपनी ने दिया था, और जो आज जंग हो रही है उसका पूरा डेटा सेंटर ये लोग चला रहे हैं। तो आज वो जंग नहीं है कि भाई वो मिलिट्री वाले लड़ रहे हैं तलवार से, हाँ तलवार से लड़ाई कर रहे हैं, और भाई आज पूरी जंग टेक्नोलॉजी से चल रही है। तो ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, अगर आपकी पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आपके मुखालिफत में हैं, मैं एक
कमांडर का वीडियो इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि लेबनान में एक शहीद की मौत हुई, कमांडर थे बड़े, वो घर पहुंचे एक लोकेशन पे अपनी वाइफ और बच्चे लोग से मिलने के लिए। उन्होंने सिर्फ टीवी चालू किया। अच्छा। और टीवी क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड थी और कैमरा था टीवी में, टीवी सिर्फ उन्होंने चालू किया कोई बात नहीं, पानी। तो टीवी जो है उन्होंने सिर्फ टीवी स्टार्ट किया और 3 मिनट या 7 मिनट के अंदर बॉम्ब मार दी। लोकेशन मिल गया था उनका, नेटवर्क वाईफाई से टीवी चालू है। तो आप ये समझें कि वो जंग नहीं है अच्छा, ये तमाम दुनिया की जितनी कंपनीज हैं जो जिसके पास आपका डेटा है। गाजा में जो मौतें हुई हैं 70% गाजा में मौतें ये आईटी कंपनीज ने डेटा दिया था कहाँ मारना है। अच्छा, आजकल जो जंग होती है वो पहले की तरह नहीं है कि जो ड्रोन जाता है, इजराइल जो ड्रोन भेजता है, वो ड्रोन उड़ता है, वो अनमैन्ड रहता है, आदमी नहीं रहता है, उसमें एक टारगेट दे देता है, वो खुद ड्रोन घूमता है, वो टारगेट को ढूंढता है और खुद ही टारगेट को मार देता है, इंसान उसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होता है। ये कंपनी जो ड्रोन भेज रही है ये जंग की कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है, आईटी वाले लोग हैं, यानी ये आईटी है, वॉर आईटी है। तो हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि जंग के अंदर जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो आईटी हो चाहे पार्टी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वॉर के अंदर है तो वॉर के अंदर है। बस ईरान ने भी माशाल्लाह हर काम जो है तो बहुत अच्छी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जवाब देने की कोशिश किया। एक आखिरी सवाल ये है कि भारत सरकार का जो रवैया रहा, जी ठीक है, हम तो इंडियन है, हम तो भारत सरकार का जो फैसला है उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन एक आम ईरानी या ईरानी सरकार जी भारत सरकार के इस रवैये पर क्या सोचता है? देखें, इसमें मैं 2 बात कहूँगा जी कि नेचुरल सी बात है कि हम लोग की एक्सपेक्टेशन, इंडिया की एक्सपेक्टेशन जो है वो, इंडिया एक ऐसा मुल्क था जो 1947 में कॉलोनियलिस्ट पावर से आज़ादी लिया, ब्रिटिश एम्पायर से लड़ के हमने आज़ादी ली, और दुनिया में कितनी ऐसी मूवमेंट्स थी जिनको हमने गाइड किया, है ना, दुनिया को सिखाया कि भाई कॉलोनियलिस्ट और इम्पीरियलिस्ट लोगों से कैसे लड़ा जाता है। तो ऐसे मुल्क से हमेशा से दुनिया की एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई वो कॉलोनियलिस्ट पावर्स के मुकाबले पे खड़ा रहेगा। जैसे नेल्सन मंडेला का साथ हुआ, यासर अरफात का भारत सरकार ने साथ दिया जी, और तो ये इंडिया से एक्सपेक्टेशन थी, है ना। तो वो एक्सपेक्टेशन नेचुरली पूरी नहीं हुई, यानी वो अगर हम लोग आइडियोलॉजिकल इनकलाब और इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट के वन ऑफ द लीडर्स था इंडिया, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं हुई। और वो एक्सपेक्टेशन क्योंकि 1990s के बाद इंडिया का जो स्टैंड था नॉन पार्टी बेस्ड, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों ने वो एक पूरा ग्लोबल सेटअप के अंदर अपने आप को एक प्लेयर समझा, जो हम लोग इसी ग्लोबल अमेरिका के पावर के ऊपर यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर हम लोगों का भी एक रोल है और उसके अंदर ही हम लोग अपनी प्रोमिनेंस को बढ़ाएंगे। तो नेचुरल सी बात है कि एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया जो है वो वैल्यू बेस्ड आगे जाएगा, रादर देन ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स करेगा कि हमारा क्या फ़ायदा उसका क्या फ़ायदा है, बल्कि इंडिया में एक वैल्यू सिस्टम बेस्ड इंडिया मैसेज देता। लेकिन इंडियन पब्लिक ने जिस तरीके से एक इमोशनल रिएक्शन दिया, मसलन वो वीडियोस ईरान में बहुत वायरल हुए कि औरतों ने अपना सोना निकाल के दे दिया, वो औरत जो है पैरों से माजूर है लेकिन वो जाके पैसा दे रही है, वो बच्चे आके ये दे रहे हैं, ये वीडियोस बहुत ईरान में वायरल हुए। अच्छा, इसका रिजल्ट ये हुआ कि ईरानी पब्लिक में ये मैसेज आया कि इंडियन पब्लिक हमारे साथ है। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों का बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कश्मीर के लोगों ने रिएक्शन दिया। डोनेशन की मटेरियल वैल्यू नहीं है, मटेरियल वैल्यू नहीं है, जिस तरीके से आगे बढ़कर उन्होंने वो इमोशंस जो थे ना, कि वो पब्लिक को, ईरान की पब्लिक को ये मैसेज गया कि इंडिया की पब्लिक हमारे साथ है, उससे इंडियन ईरानी पब्लिक और ईरानी पॉलिटिशियंस में काफ़ी पॉजिटिव असर रहा। और उसी के असर में हमने देखा कि अब्बास अराक्ची ने कहा कि 5 हमारी फ्रेंडली कंट्री है जिनका ऑयल और गैस जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का नाम उन्होंने लिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, वो इंडियन पब्लिक का पॉजिटिव रोल जो है वो उससे हम लोगों को समझना आता है। तो ये थे मेरे साथ ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, जिन्होंने पूरे पिछले 5-6 माह के दौरान ईरान की क्या ज़मीनी सूरत हाल है, ईरान किस वजह से यूनाइट होकर आज खड़ा है, पूरी ईरानी कौम
को खड़े करने की पीछे बुनियादी तौर पे वजह क्या है और कैसे इजराइल से जंग लड़ा है। इस पूरी गुफ्तगू में हमने जानने की कोशिश की है और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ज़मीर अब्बास साहब, जिनके लाखों फॉलोअर हैं, आज उनका वक्त हमारे लिए मिला, हमारे अपने व्यूवर्स के लिए मिला। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।